बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल के वकील ने दलील दी है किस हैसियत से दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी बुला रही है। केजरीवाल ने हर बार समन का जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि वो जांच में सहयोग को भी तैयार। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, एक बार फिर से गिरफ्तारी पर रोक, यही वो अर्जी जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभी तक सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या डिटेल्स मिल रही है दीपक? जी, कोर्ट के भीतर से जो हमारे रिपोर्टर अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं, मैं आपको सामने रख देता हूं। रोमाना, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो बार बार ये दलील दे रहे हैं कि ईडी जो बार बार समन भेजती है वो ऐसे वक्त पर भेजती है जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाना होता है। पहले जो समन भेजा गया था उस वक्त अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव थे और वहाँ अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए जाना था, और अभी जो हाल फिलहाल में समन भेजा गया है वो तब भेजा गया जब लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो वकील है मनु सिंघवी, वो ये कह रहे हैं कि क्या ईडी उनको 2 महीने का वक्त नहीं दे सकती? क्या कोर्ट से उन्हें करीबन 2 महीने का वक्त नहीं मिल जाता जब तक ये लोकसभा के चुनाव ना खत्म हो जाए? इतना प्रोटेक्शन उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी के मुखिया वो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की मांग, कम से कम लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने तक की मांग इस वक्त मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो कोर्ट से कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले ऐसे रहे हैं जो कोर्ट के सामने आए हैं और उसमें फैसला ऐसा रहा है जहां पर जो अभियुक्त है उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलती रही है। तो तमाम दलीलें जो हैं इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार दी जा रही है कोर्ट में, और कोर्ट तमाम मामलों को सुन रहा है। इस बीच ईडी के वकील क्या कहते हैं रोमाना, ये भी सुनना होगा। लेकिन इस मामले में अब तक की जो सुनवाई हुई है उसमें सीधे तौर पर कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि ईडी के समन इलीगल हैं। ईडी के जितने भी समन आए उस पर अरविंद केजरीवाल ने बार बार चिट्ठी लिखकर अपना जवाब दिया है। मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि ईडी ऐसा कौन सा सवाल पूछना चाहती है जिसके लिए वहां जाना जरूरी है, उनके दफ्तर जाना जरूरी है, उनकी गिरफ्तारी करनी जरूरी है। वो एक मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की है। तो ऐसे में उन्हें समय दिया जाना चाहिए और कम से कम लोकसभा चुनाव यानी कि 2 महीने का वक्त जो है वो मांगा जा रहा है कोर्ट से। रोमाना रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो दीपक रावत बता रहे हैं कि ईडी की तरफ से जो समन भेजे जा रहे हैं उन समन की टाइमिंग को लेकर अदालत के सामने अपनी दलील रखते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील, और साथ ही उस बात को भी दोहरा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल भी ईडी का समन जो हर बार खारिज करते थे कि साहब किस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हैं, आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं या गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो फिलहाल अदालत के सामने अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी जा रही है, और इन्हीं दलीलों को आधार बनाकर कम से कम 2 महीने तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट रोक लगाए, ये वो याचिका है जिस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी का केजरीवाल से सवाल है, भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों से क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इतनी बड़ी विडंबना है कि केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस सिद्धांत पे शुरू किया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जांच से स्वयं भाग रहे हैं। केजरीवाल जी इतना घबरा क्यों रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं इस जांच से? वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही उनके मंत्री काम करते हैं। 2 उनके सहयोगी मंत्री, वरिष्ठ नेता जो हैं जेल में, बेल नहीं मिल रही इसी शराब घोटाले की जांच को लेके। तो आज संदेश तो स्पष्ट चला गया है जनता के बीच कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार जरूर हुई होगी और दाल में कुछ काला है, इसीलिए केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। कुल साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। और आइए जल्दी से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदालत में किस तरीके से इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ रही है, क्या अपडेट मिल रहा है अब दीपक?
देखिए, एक और दलील मनोज सिंघवी ने रखी है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उसमें यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को क्या इसका अधिकार नहीं है कि उन्हें यह बता दिया जाए कि उन्हें किस हक से जो है ईडी बुला रही है। क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी जब ये नई शराब नीति आई थी, क्या उस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है? क्या उन्हें एक आरोपी तय कर दिया गया है या उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है? और उन्हें ये जानने का हक इसलिए भी मिलना चाहिए, मनोज सिंघवी ये कह रहे हैं, ताकि वो जो जानकारी ईडी उनसे जानना चाहती है उस जानकारी को जुटा लें। उस जानकारी को जुटाने के बाद वो ईडी के सामने सभी सवालों का सही तरीके से जवाब दे सके। तो ये दलीलें जो है लगातार दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये निकल कर आ रही रोमाना, कि लगातार ये कहा जा रहा है कोर्ट से कम चुनाव जब तक खत्म ना हो जाए तब तक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। गिरफ्तारी की आशंका है, ईडी बार-बार समन इसीलिए भेज रही है, कोर्ट में कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करना है। बिल्कुल, तो केजरीवाल के वकील की तरफ से साफ तौर पर अदालत से कहा जा रहा है कि हमें गिरफ्तारी का डर है, इसीलिए अदालत संरक्षण दे, कम से कम 2 महीने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाए अदालत। सुनवाई चल रही है, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दीपक का रुख करेंगे। बिहार से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, राजधानी पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में छात्राएं हैं जो आगे आई हैं, सड़क पर उतरी हैं। जेडीयू बीजेपी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। आप जानते हैं अभी हाल ही में किस तरीके से बिहार में पेपर लीक के चलते जो परीक्षा हुई थी पिछले दिनों उसको रद्द करना पड़ा था, और ऐसे में आज छात्रों का ये गुस्सा, छात्रों का ये प्रदर्शन जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर के सामने छात्र बड़ी संख्या में जुटे हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, चुनावी माहौल में छात्रों का ये प्रदर्शन अगर राजनीतिक दलों के मुख्यालयों के सामने होता है तो जाहिर सी बात है सियासी पारा प्रदेश में चढ़ेगा। आप देखिए किस तरीके से ये बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राएं नजर आ रही हैं। बीजेपी और जेडीयू का जो दफ्तर है उसके बाहर ये डटी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। छात्र और छात्राएं बड़ी तादाद में पहुंचे हैं यहाँ पर, पुलिस मौके पर मौजूद है। इन छात्रों को खदेड़ने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अचानक से ये इतनी भीड़ छात्र छात्राओं की कैसे दोनों पार्टियों के मुख्यालय तक पहुंच गई, इसको लेकर भी अपने आप में सवाल पूछा जाए। फिलहाल पार्टी दफ्तर के बाहर छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है। पटना में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे। देखिए किस तरीके से बहस पुलिस कर्मियों के साथ करते हुए यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे गुस्सा भरा हुआ है, इनमें नाराजगी बहुत ज्यादा है और उसी को आवाज देने के लिए ये प्रदर्शन जो छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं पटना में। पटना के किसी मुख्य सड़क चौराहे पर नहीं, बल्कि पटना की जो बिहार की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जेडीयू और बीजेपी, उनके दफ्तर के बाहर जाकर छात्र छात्राओं का ये प्रदर्शन, ये इंटरमीडिएट के छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, इंटरमीडिएट के छात्र हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, जेडीयू बीजेपी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? दरअसल ये जो स्टूडेंट्स हैं, बिहार में एक नियम लागू किया गया है, या यूँ कहें कि कैबिनेट स्तर पर ये फैसला हुआ था कि जो +2 है, अब इंटरमीडिएट जो है वो कॉलेजेस में नहीं होंगे, बल्कि +2 जो स्कूल्स बनाए गए हैं उसमें एडमिशन होंगे। तो इसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन है बच्चों स्टूडेंट्स में और शिक्षा विभाग के बीच में। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो नए बनाए गए हैं, उनसे ये छात्र मिले थे, छात्र का प्रतिनिधि मिला था और इनकी मांग थी कि जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। जो पहले से स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, जो अभी परीक्षा दे रहे हैं जो देंगे उनका क्या होगा। तो इसी को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसमें लड़कियां जो है वो अभी आगे आ गई है और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जो सत्ताधारी दल है जेडीयू और बीजेपी, इनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जेडीयू के जो नियम आप बता रहे हैं कि हाल ही में बनाया गया था, ये नियम क्या बनाया गया था कि +2 जो है अब वो कॉलेजेस में उसकी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी और +2 तक की पढ़ाई जो है वो स्कूल्स में होगी। लेकिन ये तो किसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होना होगा ना, मतलब इसके लिए कोई कट ऑफ रखी गई होगी। डिटेल्स क्या मिल रही है प्रकाश? अच्छा, प्रकाश से अब हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये इंटरमीडिएट के छात्र हैं। जो नया कानून बिहार में बना है जिसके तहत +2 तक की पढ़ाई अब कॉलेजेस में नहीं होगी, स्कूल्स में ही करनी होगी, उसी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, कंफ्यूजन है और इसी वजह से छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए जेडीयू बीजेपी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं सीधे बिहार की राजधानी पटना, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे हुए हैं, बीजेपी और जेडीयू के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी, इंटरमीडिएट की जो क्लासेस हैं वो कॉलेजेस में ना होकर अब +2 स्कूल्स में होंगी, इसी को लेकर जो नई व्यवस्था
राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई है उसी को लेकर है। करने के लिए हम लोग का कहना ये है कि इस सेशन पर छोड़कर अगले सेशन से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग 11th कॉलेज से किए और 12th बोल रहे हैं स्कूल से करने के लिए। तो सरकार कह रही है कि 12th आप लोग स्कूल से करिए। हाँ, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग 11th कॉलेज से कर रहे हैं और अब इन लोग का कहना है कि स्कूल से किया जाए और फिर से रजिस्ट्रेशन। और अब हम लोग जेडी वुमेन्स कॉलेज से है। 11th के स्टूडेंट हैं आप लोग? क्या 11th के स्टूडेंट? हाँ, 11th में अभी हम लोग। ऋत्विक। तो सुना आपने, मुद्दा वही है कि +2 अभी तक जो कॉलेजेस से किए जाने की व्यवस्था थी उसे राज्य सरकार की तरफ से खत्म करके +2 अब स्कूल्स में ही होगा, ये व्यवस्था कर दी गई है। और जो हम समझ पाए हैं इस छात्र की बात सुनकर, इनका ये कहना है कि इसको अगले एकेडमिक सेशन से कम स्टार्ट करें, या जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, +2 कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उन्हें इससे छूट दी जाए। और सुनते हैं कॉलेज में 10 बाय क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? जी, के बाद गवर्नमेंट बोल रही कि हाँ फिर से जाइए। नहीं, वो बोल रहे कि 12th आप कर लीजिए गवर्नमेंट स्कूल से, नहीं तो अगर आप CBSE बोर्ड लेना चाहते हैं तो आपको वापस से 11th एंड 12th बोर्ड करना होगा। 12th में जाने नहीं दिया जा रहा, प्रमोट नहीं किया जा रहा और 12th का एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 11th का एग्जाम हम लोगों ने आज फाइनल दे दिया है। एक्चुअली बात यहाँ पे ये उठ रहा है ना कि इस साल रहने दे। अच्छा, ये जो नाराजगी है, प्रकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ हद तक समझी जा सकती है इन छात्र छात्राओं की। प्रकाश, ये तो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो उसको सुलझा सकती है, अगले जो एकेडमिक सेशन है तब से लागू कर दे। जो छात्र छात्राएं इस वक्त कॉलेज से +2 कर रहे हैं, 11th कर लिया है, सिर्फ 1 साल 12th का बचा है, उनको रियायत दी जा सकती है इसमें। प्रकाश, ये मामला इतना बढ़ने क्यों दिया जा रहा है? देखिए, जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए पूरी बात एहतियात के तौर पर मैं बता देता हूँ। मामला क्या है, +2 को स्कूल से कराया जाए, ये फैसला बिहार सरकार ने लिया था, न कि कॉलेजेस में। बिहार में कॉलेजेस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी, तो उसे खत्म कर +2 की पढ़ाई स्कूलों के जरिए होगी। लेकिन हुआ ये कि कुछ कॉलेजेस, खासतौर से पटना के कुछ कॉलेजेस में तो लागू हो गए, लेकिन पूरे बिहार में यह लागू नहीं हो पाया, जिस वजह से कई कॉलेजेस में +2 की पढ़ाई हो ही रही थी। इसी बीच सरकार ने कैबिनेट से यह फैसला लिया कि पूरे बिहार में लागू कर दी जाएगी। अब मामला यहाँ फंसा कि जो बच्चे 11th कर गए, यानी कि अगर +2 कॉलेज में है तो 1 साल जिनका हो गया, अब उनसे कहा जा रहा है कि आप स्कूल में जाकर पूरा करें 12th की पढ़ाई, और तब आपसे अब पूरा माना जाएगा। तो ऐसे बच्चों की संख्या अच्छी खासी है जो कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, +2 यानी इंटरमीडिएट कर रहे थे, अब उन्हें स्कूल में जाने को कहा जा रहा है। अब मामला ये भी है कि क्योंकि आचार संहिता लागू है, तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक अब होगी नहीं, तो ये फैसला इसी हिसाब से लटका रहे। अब ये सुलझाना है सरकार को कि लड़कों का, बच्चों का या बच्चियों का जो भविष्य है वो ठीक रहे और ये लोग इस तरह से। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। मुझे देखिए, खाताबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने गुहार लगाई है। IT की कार्रवाई से राहत की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। आपसे कुछ ही देर पहले इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी मीडिया के सामने आई थी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वित्तीय तौर पर हम पर यह प्रहार जो इस चुनावी मौसम में किया गया है और किसी एजेंसी की तरफ से नहीं बल्कि मोदी सरकार की तरफ से किया गया, ये आपराधिक कृत्य है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। मतलब जैनेंद्र, पहले मीडिया में आकर अपनी बात रखी और उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यही हुआ है? बिल्कुल, खाताबंदी की वजह से कांग्रेस को काफी मुश्किलें आ रही हैं, खासतौर पे प्रचार प्रसार में, जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, पहले चरण का नामांकन चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक निशाना जो है वो साधा गया और खुद प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इस खाताबंदी की कार्रवाई को लेकर के। और अब चूंकि देखिए मामला तो अदालत से ही तय होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये हमें उच्च सूत्रों से पता चला है। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट से कांग्रेस को राहत नहीं मिली थी, हाईकोर्ट ने दोबारा इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जाने की सलाह दी थी कांग्रेस को, लेकिन अब चूंकि चुनाव शुरू हो गए, कांग्रेस को लगता है कि एक दिन भी कीमती है, पैसे से ज्यादा कीमती समय है फिलहाल, तो इसलिए कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द उसे राहत मिले और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और कांग्रेस को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को जरूर राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की बैठक जो शरद पवार के घर पर चल रही थी वो खत्म हो गई है। शरद पवार के घर एमडीए नेताओं की बैठक आज हुई है।
सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बन पाई है। तो मीटिंग के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मीडिया को क्या जानकारी दे रहे हैं वो सुनिए। बात करके 1-2 दिन में हम लोग हमारी फाइनल लिस्ट हमारे महाविकास आघाड़ी की हम जाहिर करें। सीधे आपको लेकर चलते हैं। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज, कहां तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये शरद पवार के घर पर जो बैठक हो रही है इसमें फाइनली मोहर लग जाएगी, लेकिन नाना पटोले जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि अभी 1-2 दिन का वक्त और लगेगा, मतलब पेच फंसा हुआ है। जी बिल्कुल रुमाना, जिस तरह से कल से ही ये माहौल बनाया गया था कि आज महाविकास आघाड़ी किसी न किसी फॉर्मूले पर मोहर लगा देगी और अपनी सीटों का ऐलान करेगी, नंबर भी ऐलान करेगी, उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा और फिर कांग्रेस अपने द्वितीय चरण में जाएगी, यानी कि चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि मैं सिल्वर ओक पर हूं। देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से फिलहाल शांति है। कुछ समय पहले यानी कि 11 बजे के करीब यहाँ पर तीनों ही पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो पहुंचे थे, उनकी मीटिंग थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुछ तो रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से सबसे पहले यहाँ से संजय राउत बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार किया, बात नहीं की उन्होंने। उसके बाद नाना पटोले यहाँ से निकलते वक्त उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन एक ही सवाल का जवाब दिया और ये कहा कि 1 से 2 दिन और लगेंगे हमें महाविकास आघाड़ी की। सूत्र क्या बता रहे हैं, मामला कहां अटक रहा है? सूत्र क्या बता रहे हैं, मामला कहां अटक रहा है? सूरज, देखिए, सूत्रों की माने तो मामले दो जगह पर अब भी फंसे पड़े हैं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को लेकर अब भी किसी भी तरह की क्लैरिटी सामने नहीं आई है और इस मीटिंग के बाद प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लोगों ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि महाविकास आघाड़ी का घटक दल है हम, लेकिन हमें ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे जो पेच है जो अब भी फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यही महाराष्ट्र का, महाविकास आघाड़ी का और उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर जो बात नहीं बन पा रही है उसी का, मतलब सीट पर क्यों फंसी आघाड़ी की गाड़ी, यही बड़ा सवाल है। कुनबा बढ़ाना भी है, लेकिन कुनबा बढ़ाने के लिए जो सैक्रिफाइस देना है, जो सीट शेयर देना है, वो देने को कोई तैयार नहीं है, इसीलिए मामला अटका हुआ है। एक तो कुनबा बढ़ाना, लेकिन मुझे लग रहा है कुनबा बढ़ाने से पहले तो अभी परिवार बचाना है खुद का। हाँ। क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार, उन दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये मौका है साबित करने का कि असली पार्टी उनके पास ही है, भले ही चुनाव आयोग ने या और संस्थाओं ने किसी और को दे दी है। उद्धव ठाकरे के लिए कि शिव सैनिक और बाला साहब ठाकरे की जो उनके पास अधिकार है वो उन्हीं के पास है और शिव सैनिक उनके साथ है, तो इसलिए शिवसेना को अपनी मजबूती के लिए और शरद पवार साहब को भी ये जरूरी है। तो पहले अपना परिवार बचाएं और उसके साथ साथ कुनबा बढ़ाएं। मेरे पास प्रकाश अंबेडकर के साथ लगातार बात हो रही है और वो 4 सीटें जो मांग रहे हैं वो देने को तैयार नहीं है शरद पवार और शिवसेना, तो उस वजह से भी बड़ी अटकी हुई है। तो लेकिन दोनों चीजें इस समय इनके पेच में, एक तो परिवार को बचाएं और दूसरा कुनबा को बढ़ाएं। ठीक है, रामकृपाल सर। निश्चित रूप से देखिए, इसमें यह है कि शुरू से ही शिवसेना इस बात को कहती रही है कि वो 20+ पर लड़ेगी। अब कितने पर आ रहे हैं बात नहीं, तो आप समझ लीजिए आधा तो शिवसेना को निकाल दीजिए। वो जैसा विजय जी कह रहे थे कि जाहिर सी बात है उद्धव इस बार ये शो करेंगे कि ये पार्टी शिवसेना जो है हमारी असली शिवसेना है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि अगर वो इतनी सीटें ले लेते हैं तो एनसीपी कितने पर लड़ेगी जी, कांग्रेस के खाते में क्या देंगे जी। वही बात उद्धव ये शरद पवार के लिए है, उनको भी ये दिखाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें एनसीपी भी चाहेगी। सही। और प्रकाश अंबेडकर का मामला जो पहले से फंसा हुआ है जी, तो चूंकि सीटें वही हैं और हर पार्टी पर्टिकुलरली शिवसेना और एनसीपी उनके सामने यह है कि फाइट, मतलब ऐसी फाइट है कि या तो इस बार वो इस्टेब्लिश करेंगे या चुनाव के बाद एक ही कोई पार्टी जनता के दिमाग में रहेगी कि ये असली शिवसेना है या ये असली एनसीपी है। मुकेश केजरीवाल जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा इस पर दिलचस्पी दिखा रही है कि प्रकाश अंबेडकर किसी तरीके से इस महाविकास आघाड़ी में साथ आए, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों पार्टियां परिवारवाद वाली पार्टियां अगर इन्हें कहा जाए महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तो इनके साथ बात नहीं बन पा रही, यही दिक्कत आ रही। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं
और इस बात को भाजपा भी समझ रही है, इसीलिए उन्होंने उसी परिवार के एक सदस्य को बुला के अभी मुलाकात की है और सीट शेयरिंग की बात कर रही है, जबकि उनके साथ ऑलरेडी भी 2 पार्टनर्स हैं जी। उसी तरह से कांग्रेस में देखें तो यह सामान्य बात है, चुनाव के दौरान इस तरह का होता रहता है। अगर सीट शेयरिंग में देर होती है क्योंकि उनके पास देने को अभी बहुत कुछ नहीं है, जैसे आपने बिहार में देखा उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए तो एक एमएलसी की सीट दे दी बीजेपी ने, तो ऐसे बहुत सारी चीजें इनके पास नहीं है, तो ऐसी चीजें चलती रहती है। और प्रकाश आंबेडकर को 4 सीटें मिलेंगी, मुझे नहीं लगता है कि इतनी उनके जीतने की शक्ति होगी, उन्हें इतना प्रभाव नहीं है। ठीक है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने का जो केंद्र सरकार का फैसला है उस पर रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। सरकार की तरफ से व्यवस्था यह बनाई गई कि अगर फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी जानकारी को गलत पाती है तो उसे हटाने का निर्देश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक बताया था और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार की तरफ से जो ये कमेटी बनाने की बात कही गई थी फैक्ट चेकिंग के लिए, अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए, उस पर रोक लगा दी है। और डिटेल्स के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, डिटेल में बताइए इस खबर के बारे में। बिल्कुल रुमाना, सबसे पहले तो ये सरकार के लिए एक झटके की तरह है क्योंकि उसने स्थापना की थी, अभी 20 मार्च को नोटिफाई किया गया था इन नियमों को और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। देखिए, जो सरकार की दलील थी वो ये थी कि अगर हमारे बारे में कोई गलत जानकारी दी जाती, आलोचना के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत खबर फैलाई जाती है कि सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है या टैक्स में छूट दे रही है या तूफान की कोई चेतावनी सरकार के हवाले से जारी कर देता है कोई, उसे हटवाना तुरंत जरूरी है और सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट ये काम करेगी। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं दी गई हैं कि आप मानहानि नहीं कर सकते हैं, कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते हैं, इस तरह की तमाम बातें कही गई थी। लेकिन ये एक नया पहलू है, एक तरह से संविधान को बदला जा रहा है इस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी दलीलें अभी रखी जानी है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई है, अगली सुनवाई है, उससे पहले सरकार ने इसकी स्थापना कर दी। ये सही नहीं था, पहले हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट को सेटिस्फाई करें, उसके बाद इस पर विचार करें। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। मामला क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है तो पहले वहां पर फैसला आने दिया जाए, उसके बाद ही आगे इस पर कोई कदम उठाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट किया, लिख रहे हैं कांग्रेस नैतिक रूप से दिवालिया हो गई है। यह कहना है जेपी नड्डा का, नैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस को करारी हार का डर सता रहा है और इसीलिए मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी आई है। कानून का पालन करे कांग्रेस, ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा की तरफ से यहां तक कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो आरोप लगाकर चले गए कि अगर कोई कहे देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो ये झूठ है, उस पर जेपी नड्डा ने कहा कि सच तो यह है कि देश में एक ही समय लोकतंत्र नहीं रहा था और वो समय था 1975 से लेकर 1977 तक का, जब इमरजेंसी लगी थी और उस समय प्रधानमंत्री कोई और नहीं, खुद इंदिरा गांधी थी। तो ये जोरदार पलटवार जेपी नड्डा की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर किया गया है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो नियम है उसका पालन कांग्रेस पार्टी करे। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। राजनीति महाराष्ट्र की सिर्फ महाविकास आघाड़ी में ही पेच फंसा हुआ नजर नहीं आ रहा, एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लेकर एनडीए की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे खुद भी मौजूद हैं। राज ठाकरे दरअसल 2 लोकसभा सीटें मांग रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 1 सीट ही राज ठाकरे को देने को राजी है। बीजेपी ने राज ठाकरे के सामने विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देने का वादा भी किया है। तो क्या बात बनेगी, ये बात उलझ जाएगी। राज ठाकरे को लेकर क्या एनडीए में जगह बन पाएगी या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान बरकरार है। तो ऐसे में सवाल यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे एडजस्ट होंगे पार्टनर। एनडीए जो है वो नए फॉर्मूले की डगर पर क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा प्रेम जी?
देखिए, फॉर्मूला निकालने की कोशिश तो है, लेकिन दोनों तरफ दिक्कत है। महाअघाड़ी में भी दिक्कत है और इधर एनडीए में भी दिक्कत है। और दिक्कत इस मायने में है कि जैसे छोटे दल राज ठाकरे को एनडीए अपने साथ जोड़ रही, तो उनका एकोमोडेशन कैसे करें। मुंबई में ही करना है। एक तो शिवसेना में एकनाथ शिंदे से ही अजित पवार का नहीं हो पा रहा है, तो अब ये तीसरा आ गया, बीजेपी भी है। तो ये दिक्कत है। इसी कारण से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में दोनों ही खेमे को अंतिम रूप से जो चुनाव उम्मीदवारों की सूची जारी करने में दिक्कतें आ रही हैं। जी विजय जी, एनडीए में राज ठाकरे के आने से बड़ा फायदा क्या मिल सकता है? क्यों इतनी कुलबुली है राज ठाकरे को एनडीए में लाने की? बीजेपी को फायदा, या बीजेपी जो समझ रही है कि फायदा यह है कि उद्धव ठाकरे जो विरासत का, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत का दावा करते हैं, उसके लिए एक चेहरा वो खड़ा करते हैं राज ठाकरे को कि वो भी बाला साहब ठाकरे की विरासत है। हालांकि इसमें दुविधा क्या हो रही है, सीट से ज़्यादा ये कि एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि एकनाथ शिंदे तो अभी बाला साहब ठाकरे की विरासत सीट को साथ में लेकर चल रहे हैं ना। अब राज ठाकरे भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी एक दुविधा होगी। और जैसे मुंबई दक्षिण की सीट की बात कर रहे हैं, मुंबई दक्षिण सीट शिवसेना की सीट है, जो अरविंद सावंत वहाँ पर सबसे ताकतवर, तो शिंदे साहब भी समझते हैं कि शिवसेना तो उन्हीं के पास है, तो कम से कम वो सीट उनके पास आनी चाहिए। बीजेपी का वहाँ पर काफ़ी अच्छा ठीक ठाक सा वो है, वोट बैंक है, क्योंकि मुंबई की जो कहना चाहिए अर्बन सीट भी है और जो रिच सीट है उसको माना जाता है, तो इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है राज ठाकरे को मना लेगी पार्टी। उनका मकसद जो है बीएमसी और विधानसभा है। बीएमसी खास तौर से है कि राज ठाकरे को लगता है कि बीएमसी में उसको पूरा मौका मिले। बीजेपी लोकसभा चुनाव में रामकृपाल सर, मतलब सीटों या वोट प्रतिशत के लिहाज से नहीं, लेकिन एक तरीके से वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है उस लिहाज से राज ठाकरे की अहमियत ज्यादा है महाराष्ट्र में। निश्चित रूप से, जैसा कि इन्होंने कहा विजय जी ने, बाल ठाकरे की लिगेसी जो उद्धव ठाकरे को माना गया था, राज ठाकरे को नहीं, ये बात साबित हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि डिवाइड हो चुकी है और उद्धव के पास जो कुछ भी है वो पूंजी जिसको ले मान रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसके चलते जनता महाराष्ट्र की उन्हीं को असली शिवसेना मानेगी। तो उसको एक थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए राज ठाकरे को लोग ला रहे हैं। और देखिए, राज ठाकरे का कोई पैन महाराष्ट्र ऐसी प्रेजेंस या उतना नहीं है, लेकिन बॉम्बे में जहाँ बेसिकली ये उद्धव ठाकरे का भी जो स्ट्रांग होल्ड है बॉम्बे में, वहाँ राज ठाकरे के कुछ वोट हैं। अगर वो वोट, वही बात है, ऐड ऑन हो जाता है बीजेपी में, तो उससे बीजेपी का फायदा होगा। कि एक सीट दे करके इस समय अगर लोकसभा चुनाव की सीटें बचा लेते हैं, तो भविष्य में वो कहेंगे विधानसभा में जब होगा 6 महीने के बाद, तो ये राज ठाकरे को थोड़ी ज़्यादा सीटें वो दे सकते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे। अभी इमीडिएट बीजेपी के सामने यह है कि कहीं से भी एक सीट बढ़ती है, चाहे जिस भी रूप में, तो उसको बढ़ाओ। ठीक है सर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करते हैं हम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर। दिल्ली हाईकोर्ट में लंच ब्रेक के बाद अब 2:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले कोर्ट के पूछने पर ईडी ने बताया कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, इसीलिए पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुला रहे हैं। केजरीवाल को एक व्यक्ति की हैसियत से समन किया गया है, ये ईडी का कहना है। ईडी ने कहा अगर गिरफ्तार करना होता तो कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। देखिए, जिस सवाल का जवाब बार बार केजरीवाल की तरफ से मांगा जा रहा है कि आप आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं, आप गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, तो अब इसके जवाब में ईडी शब्द लेकर आई है व्यक्ति, कि एक व्यक्ति की हैसियत से बुला रहे हैं। और साथ ही जो केजरीवाल के वकील अदालत के सामने बात रख रहे थे कि साहब मंशा जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में प्रचार करने से रोकने की, गिरफ्तार करने की, उस पर ईडी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि गिरफ्तारी अगर करनी होती वो तो कभी भी कर लेते। ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम रिएक्शन लेंगे यहां मौजूद मेहमानों से, ईडी का एक्शन तय, इसीलिए गिरफ्तारी कब है? हालांकि ईडी की तरफ से अदालत को बताया जा रहा है मुकेश केजरीवाल जी कि अगर गिरफ्तारी करनी होती वो तो कभी भी कर ली जाती, तो फिर केजरीवाल को गिरफ्तारी का इतना भय क्यों? बात सही है ईडी की, वो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कितने समय के लिए भी जेल में रख सकती है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट जो है ना, धन शोधन अधिनियम, वो ऐसा है जिसमें कि गिरफ्तार करके, और वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के मामले में कि इसकी धाराओं का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और कोर्ट इस बात के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट अब इस बात के लिए आजाद महसूस करें कि अगर लंबे समय तक बिना चार्जशीट दायर किए हुए रखा जाता है तो उस पर इन धाराओं का आप को संज्ञान में ना लेते हुए उन्हें बेल दे सकते हैं। तो ये बात ईडी ने बिल्कुल सही कही है कि वो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कहीं से भी कर सकती है, वो चाहे वो सीएम के रेजिडेंस में, क्योंकि वैसे भी कानून व्यवस्था की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो वैसे भी केंद्र सरकार के पास है, तो उसे घर से हो, तमाम कार्यक्रमों में जाते हो, दफ्तर जाते हो, रास्ते में हो, कहीं से भी गिरफ्तार किया जाता है। ये ईडी ने बिल्कुल सही बात कही है।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है प्रेम सर कि ये जो अदालत में ईडी कह रही है कि गिरफ्तार करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, और साथ ही ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी है, तो फिर ये इतनी ढील अरविंद केजरीवाल को क्यों दे रहे हैं सर कि 9 समन भेज चुके हैं अब तक, और अरविंद केजरीवाल जो है वो हर बार समन पर पहुंचते नहीं है, मामला अदालत तक में चला गया, ये हो क्या रहा है? देखिए, जो समन अभी 8 समन इससे पहले दिए गए थे, उस मामले में तो हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाँ। तो एक नया मामला निकाल लिया गया एक और समन के लिए। नहीं, वो तो 4 समन तक की जमानत मिली हुई है, जो जानकारी मुझे जी। तो जो नया मामला जल बोर्ड का है, तो उसमें ये कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी का ये है पक्ष, ये है कि हमें ईडी से नहीं बल्कि ईडी जिनके कहने से इनको डरा रहा है वहां से है कि जो इलेक्शन में इनको कैंपेन करने से रोकना चाहते हैं और किसी तरीके से जेल जाना चाहते हैं। मुद्दा जेल जाने का नहीं है, मुद्दा इलेक्शन कैंपेन से रोकने के लिए जेल जाने का है। इसको फर्क को समझना होगा, राजनीतिक लड़ाई यहीं पर है, वरना जेल तो कभी भी जा सकते हैं, ईडी कभी भी भेज सकती है।